हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लेटर्स एंड ट्रांसलेशन वेक्टर्स। ठीक है, तो आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ट्रांसलेशन वेक्टर्स, स्पेस लेटर्स, यूनिट सेल, बिगनर सीड्स, प्रिमिटिव सेल एंड बेसिस। तो आज के टॉपिक में हम इन सारी चीज़ों को समझने की और इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने स्पेस लेटर्स को दूसरे नंबर पे लिख दिया था, जबकि हम इसको पहले नंबर पे इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले स्पेस लेटर्स। स्पेस लेटर्स क्या होते हैं? ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इमेजिनरी पॉइंट्स का, और ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है, इनफाइनाइट होता है, और जो हर पॉइंट होता है उसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग होती है। कैसे होती है? अब ये स्पेस में हम पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर मतलब ये एक इमेजिनरी अरे होता है। तो हम देखते हैं कि स्पेस में ढेर सारे एटम्स पड़े हुए हैं। ये सारे जो हैं ये एटम्स को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एटम्स नहीं, यहाँ पे हम पॉइंट्स कहेंगे, क्योंकि एटम्स ये तब होंगे जब इस पर हम बेसिस लगा देते हैं तो ये एटम्स बनते हैं, यानी कि एटम्स की बेसिस लगा देते हैं और फिर हमारे पास स्पेस लेटर्स बनता है। यहाँ पे इसको आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम फ़िलहाल इसको कंसीडर करेंगे कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं ढेर सारे। अब चलें देखते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेस लेटर्स बनता है या नहीं बनता। इसके लिए हम देखेंगे, एक तो इनकी इनफाइनाइट अरेंजमेंट हमने इमेजिनरी कंसीडर कर ली, ठीक है, वो हो गया। 3D में करना होता है, लेकिन क्योंकि हम पेज पे 3D नहीं कर सकते तो हम सिर्फ यहाँ पे 2D केस को ही डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ देखते हैं, इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो इसके बाद हमें एक पॉइंट नज़र आता है, यानी कि इसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग है, यानी कि इसी जैसा एक और पॉइंट यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। इसको देखते हैं तो इससे आगे भी है। इसी तरह इन सब को जब हम देखते हैं तो इनकी डायरेक्शन कि आगे जाके एक और सेम इन्हीं की तरह का पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी कि इनकी आइडेंटिकल सराउंडिंग है। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो उस पर पूरी उतरती है, यानी कि आइडेंटिकल सराउंडिंग भी है इनकी और ये इनफाइनाइट अरेंजमेंट भी है। तो ये हमारे पास स्पेस लेटर्स होगा। ठीक है, अब इसी तरह चलते हैं इसकी तरफ और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास स्पेस लेटर्स है या नहीं। देखने में तो ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर और एक रेगुलर अरेंजमेंट में नज़र आ रहा है, लेकिन अब चेक करते हैं। अब ये देखें, इन सबको मिलाने से ये हमारे पास एक स्पेस तो बन जाएगी, इन ढेर सारे एक जैसों को मिलाने से। लेकिन जब इसको इसकी तरफ से देखते हैं तो इसके आगे एक पॉइंट इस जैसा सेम हमें मिल जाता है। इसकी तो आइडेंटिकल सराउंडिंग हो गई। इसको जब देखेंगे इसकी तरफ तो भी ये आइडेंटिकल इसकी सराउंडिंग है, इसकी भी है। लेकिन जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इसके आगे कोई हमें पॉइंट नज़र नहीं आता, यानी कि इसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्पेस लेटर्स नहीं होगा। ठीक है, स्पेस लेटर्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेशंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके अगेन एंड अगेन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आगे जाके हमें काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसलेशन ऑपरेशंस का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है T=N1A + N2B + N3C। यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल को लेके देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे अब हर एक चीज़ का अपना एक मीनिंग है। यहाँ पे देखें तो ये वाली जो N1, N2, N3 ये इंटीजर या नॉन इंटीजर को शो कर रहे होते हैं, जबकि A, B और C जो से हैं इनके हमारे पास प्रॉपर नेम होते हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर्स। A, B और C ये ट्रांसलेशन वेक्टर होते हैं। होता तो हमारे पास T भी ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो अब हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे T तो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है, लेकिन A, B और C ये हमारे पास क्या होंगे? फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया फंडामेंटल का। और अब आगे हम इसको जब देखते हैं तो हम इनके सिर्फ यही नाम नहीं है। A, B और C को सिर्फ हम ट्रांसलेशन वेक्टर्स या फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं कहते। इनको हम क्रिस्टल एक्सिस भी कहते हैं, इनको हम बेसिस वेक्टर भी कहते हैं। इनके 3 नाम होते हैं। तो जब इनका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है, अब हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। ट्रांसलेशन ऑपरेशन हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा के हम स्पेस लेटर्स में किसी भी पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास स्पेस लेटर्स है, इस पर किसी भी पॉइंट पे हम अगर ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाएंगे तो हम दूसरा पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक 2D स्पेस लेटस ले लिया। ये वाला हमारे पास 2D स्पेस लेटस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हमने नाम दे दिया है A1। यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है जिसको हमने नाम दे दिया है B1। ठीक है, फिलहाल हम A2 और B2 को कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ A1 और B1 को ही ले रहे हैं। अब इस A1 और B1 की हेल्प से हम इस पॉइंट R पर आने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट R है, यहाँ पे हमने आना है A1 और B1 की मदद से। A1 तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है, यानी कि A1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन B1 यहाँ से यहाँ तक है। जाना हमने किधर है, यहाँ पे आना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए हम B को कितना बढ़ाएंगे, B को हम बढ़ा लेंगे 1 तक इसको बढ़ा लेंगे। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं इस पॉइंट तक, यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास A1 है, लेकिन B1 यहाँ पे इस डायरेक्शन में था। इसको यहाँ तक यानी कि इसके बराबर ले आने के लिए हमें B1 को 1 तक बढ़ाना पड़ा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी R प्राइम तक हमने जाना था, यानी कि हम R पर हम थे, हमने R प्राइम तक जाना है। तो A तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ से अब हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रा करेंगे ताकि एक हमारे पास प्लेन की शक्ल आ जाए। A ऑलरेडी इतना है, A को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन B इस डायरेक्शन में B को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ा, यानी कि B को हमने कितना बढ़ाया 1 तक। तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो R प्राइम इज़ इक्वल टू, यानी कि हमने इस पॉइंट पे जाना था, तो R प्राइम इज़ इक्वल टू, अब ये जो R है इस पर हम कोई ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं प्लस T, यानी कि ये जो T है ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं हम इस पर। तो ये ऑपरेशन क्या होगा, N1 A1 प्लस N2 B2, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं। तो A को तो हमने बढ़ाया नहीं है, तो इसके लिए N की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 0, और N2 क्योंकि B को हम बढ़ा के इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास कितने आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन बनेगी R प्राइम पर जाने के लिए वो बनेगी R प्लस 0 A1 प्लस 0 1B। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। अब वो 2 तरह के कैसे होते हैं, अब उसको देखते हैं कि अब ये देखिए, पहले तो हमने A1 और B1 के केस को लेके हमने देखा कि हम R से हम R प्राइम पर गए थे। अब हमने A1 और B1 को निगलेक्ट कर देना है और हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है B2 और जो A है वो हमारे पास यही है, यानी कि A1 की वैल्यू चेंज नहीं, A1 और B1 दोनों सेम है। अब हमने R से R प्राइम तक जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाला केस बना था हमारे पास। अब क्योंकि B हमारे पास ये था तो हमने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया था कि ये पॉइंट है, यानी कि हम ये एक इमेजिनरी पॉइंट, ये पॉइंट्स लगा के यहाँ पे तो हमने एक प्लेन ड्रा कर लिया था। अब ये B इस डायरेक्शन में, अब हमने इससे यहाँ पर पहुँचना है, तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। A यहाँ तक है हमारे पास, अब ये देखें तो यहाँ पे इस पर पहुँचने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, ये ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक A1 और A2 हमारे पास बराबर हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है, तो हम A2 को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 1/2 इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको आगे जब बढ़ा लिया तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि A2 हमारे पास 1/2 आ गया, इसके लिए जो इंटीजर की वैल्यू आएगी। और B जो है वो यहाँ तक है, B को हमने यहाँ पे लेके आना है। B फुल हमारे पास यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे आना है तो ये हाफ हम लेंगे, यानी कि B2 की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, A2 की वैल्यू भी हमने हाफ आगे बढ़ाई है। तो इसके लिए इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी, R प्राइम इज इक्वल टू R प्लस T, R प्राइम इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 1/2 हाफ A2 प्लस हाफ B2 प्लस R। अब ये हाफ हाफ कैसे आया वो हमने देख लिया कि यहाँ पे थे, यहाँ पे जाने के लिए A2 को इतना बढ़ाया, यानी कि हाफ इसको बढ़ाया। B हमारे पास 1 था लेकिन हमें हाफ चाहिए था, तो B2 की वैल्यू भी हमने हाफ ले ली यहाँ पे जाने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास ये सीधे वाला हिसाब था ये वाला, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन की। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव होते हैं और नॉन प्रिमिटिव होते हैं।
अगर तो ये जो इंटीजर्स हमारे पास हैं जो n1 n2 हैं, इनकी वैल्यू अगर हमारे पास इंटीजर्स में आती है, ठीक है, जैसे कि ये इंटीजर है 0 और 1 इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, प्रीमिटिव हो जाएंगे। और अगर हमारे पास इंटीजर्स में वैल्यू नहीं आती, यानी कि 1/2 और 1/2 है, ये इंटीजर्स नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन प्रीमिटिव हो जाएंगे। ठीक है, वही नीचे हमने उसकी डेफिनेशन को लिख लिया है। सच ट्रांसलेशन वेक्टर्स विच प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन कंटेनिंग इंटीग्रल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड प्रीमिटिव वेक्टर्स एंड अदर वन विच कंटेन नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट्स कॉल्ड नॉन प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो ये इसकी दो टाइप्स होगी, ये हमारे पास प्रीमिटिव के लिए या नॉन प्रीमिटिव के लिए। तो अगला अब हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस दैट शोज द 3D पैटर्न ऑफ इंटायर क्रिस्टल, यानी कि एक क्रिस्टल को बनाने के लिए जो भी कोई स्ट्रक्चर या स्मॉलेस्ट पोर्शन जो सा होगा वो अपनी कंट्रीब्यूशन शो करता है, यानी कि उसकी रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल की भी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्पेस ले ली है, इसके अंदर ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं एक ही अरेंजमेंट के। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला एक पोर्शन देखती हूँ तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं कहूँगी एक यूनिट सेल है, क्योंकि इसी की रिपीटिशन से ये आगे इसी के रिपीट करते करते हम पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पूरा एक क्रिस्टल बना सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास यूनिट सेल है। इसी तरह अगर इसको देखा जाए, ये जो हमारे पास है, इसको अगर मैं पूरे इस स्पेस में रिपीट करती जाऊँ तो भी मेरे पास एक क्रिस्टल बन जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारे पास यूनिट सेल है। इसी तरह अगर मैं इसको लेके करती हूँ, इसको भी अगर मैं पूरे इसमें रिपीट करती जाऊँ ऐसे ऐसे करके, तो ये भी मेरे पास एक क्रिस्टल बनाएगा, इसका मतलब ये भी यूनिट सेल है। ठीक है, अब देखना है कि इनमें से प्रीमिटिव कौन सा है, नॉन प्रीमिटिव कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने लिया, ये इस तरह का, ये मैंने एक यूनिट सेल ले लिया। अब मैंने देखना है कि ये प्रीमिटिव है या नॉन प्रीमिटिव है। तो प्रीमिटिव हमारे पास कौन से होते हैं, प्रीमिटिव में एक चीज़ तो पहले याद रखनी है कि उसमें जो इफेक्टिव पॉइंट होते हैं वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होता, ये इसकी डेफिनेशन है। और दूसरे नंबर पे इसका ये होता है कि इसमें जो होते हैं ना पॉइंट्स, वो कॉर्नर पे होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स कॉर्नर पे होंगे और इफेक्टिव नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब अगर मैं इसको देखूँ, इसी तरह का यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है। अब ये वाला जो हमारे पास यूनिट सेल, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की कंट्रीब्यूशन क्या है, ये है, इधर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी कि 4 साइड पे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है। इस तरह ये पॉइंट भी 4 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया। ये हर जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इसकी कंट्रीब्यूशन 4 के साथ है। तो ये अपना कितना पोर्शन इस वाले यूनिट सेल को दे रहा है वो हम देखेंगे। ये इतना सा पोर्शन दे रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि 1/4 ये वाला दे रहा है, प्लस 1/4 इसकी कंट्रीब्यूशन है, 1/4 इसकी और इतनी ही इसकी। इन सबको जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास 4/4 यानी कि 1 आएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास प्रीमिटिव है, प्रीमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन, इसका इफेक्टिव नंबर जो है वो हमारे पास 1 है। और अगर इसका नंबर 1 या 1 ना होता, 1 से ज़्यादा होता, 2, 3 कुछ भी होता, तो ये हमारे पास नॉन प्रीमिटिव हो जाते हैं। नॉन प्रीमिटिव की एग्जांपल्स हैं BCC, FCC। ये आगे हम जाके अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और फिर आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल्स कौन से होते हैं। वही मैंने एक स्पेस बना ली, उसके अंदर मैंने ये वाला कोई भी यूनिट सेल ले लिया, एक मैंने ये वाला यूनिट सेल बना लिया। अब देखें कि इनकी कंट्रीब्यूशन, इनके जो कॉर्नर वाले या इनके जो सारे पॉइंट्स हैं उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। इसकी देखें तो कॉर्नर पे 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, हाफ कंट्रीब्यूशन इसकी है और हाफ ही कंट्रीब्यूशन इसकी है, क्योंकि ये ऐसे है, ये अगले वाले के साथ हाफ करेगा ऐसे, और इसी तरह ये नीचे वाला। तो जब इसके लिए हम इसके इफेक्टिव पॉइंट्स निकालेंगे वो क्या बनेगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी कि ये जो चारों कॉर्नर वाले हैं ये तो 1/4, 1/4 कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस हाफ इसका होगा और हाफ ही इसका होगा। जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2।
यानी कि इसका जो इफ़ेक्टिव पॉइंट है वो हमारे पास 2 निकला है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नॉन प्रीमिटिव। सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके भी जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं उनकी अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि 1 ये और एक इसके बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो इनको जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास 1 + 1 = 2, यानी कि इसका भी इफेक्टिव पॉइंट हमारे पास क्या निकले हैं, 2। इसका मतलब हुआ कि ये भी हमारे पास नॉन प्रीमिटिव है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसी की लिखा हुआ है, नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल्स कंटेन एडिशनल लेटेस्ट पॉइंट either on a face of unit cell or within the unit cell and so have more than one latest point per unit cell, यानी कि पर यूनिट सेल इसकी जो इफ़ेक्टिव पॉइंट होते हैं वो 1 नहीं होते, या 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे कोई भी, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं विग्नर सीड सेल कि ये क्या होता है। विग्नर सीड सेल जो है ये सिंपली हमारे पास क्या है, द Wigner seed cells around a latest point is defined as the locus of point in a space that are closer to that latest point than to any of the other latest point, यानी कि ये हमारे पास हमने स्पेस लेटेस्ट में से हमने इसके ये पॉइंट्स ले लिए, यानी कि ये हमारा एक पॉइंट है, इसके जो क्लोजेस्ट सारे पॉइंट्स पॉसिबल थे वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब इन सारे पॉइंट्स को इस पॉइंट के थ्रू मैं आपस में ऐसे मिला देती हूँ। इनको मिलाने के बाद हर एक के मिड पॉइंट पे जाके उसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे। इन सब का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद जो ये इनक्लोज्ड एरिया आएगा, ये जो इनक्लोज्ड रीजन आएगा, इस सारे ये जो शेडेड एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, विग्नर सीड सेल, ठीक है। ये वो रीजन होता है जो कि जितना क्लोज इस पॉइंट के है इतना ये वाला रीजन इनमें से किसी पॉइंट के क्लोज नहीं है। ये 3D में होता है लेकिन हम 3D इधर नहीं ड्रा कर सकते, तो मैंने इसको 2D में ही यहाँ पे मेंशन किया है। और ये प्रीमिटिव होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्टिव पॉइंट है वो सिर्फ 1 ही है, कॉर्नर वगैरह पे कोई भी नहीं है, सिर्फ इसका एक ही पॉइंट है। तो ये हमारे पास प्रीमिटिव होते हैं। अब इसकी एक और अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि द स्मॉलेस्ट पॉलीहाइड्रोन बाउंडेड बाय द प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइनिंग वन लेटेस्ट पॉइंट टू द अदर्स, जैसे कि मैंने बताया कि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और जो इनक्लोज रीजन आएगा वो हमारे पास विग्नर सीड सेल होगा। अगर जब हम इसको 3D में जाके देखते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है वो इसके साथ अटैच हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई लाइन यहाँ पे जाके बन रही होती है जो इसके रीजन से बाहर होती है, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं करती, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये 3D में होता है तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी हमारे पास होता है, इसका एरिया भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रीमिटिव है। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन ये होती है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल्स के लिए, उनको प्रीमिटिव बनाने के लिए। यानी कि अगर ये इन सब पॉइंट को मिला के हमारे पास एक कोई बन रहा होता, कोई हमारे पास नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल बन रहा होता, जैसे कि अगर इसी को देख लें तो यहाँ पे इसके जो क्लोजेस्ट सारे उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब निकालेंगे तो इनक्लोज जो रीजन होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा और वो हमारे पास विग्नर सीड होगा जो कि प्रीमिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम जो विग्नर सीड सेल है उसको हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन प्रीमिटिव यूनिट सेल्स। और अब हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक बेसिस। होपफुली ये विग्नर सीड सेल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बेसिस की तरफ चलते हैं। बेसिस क्या होती हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विद ईच लेटेस्ट पॉइंट। जैसे कि पीछे जब हमने यूनिट सेल पढ़ा तो तब हमने मेंशन किया था कि वहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स ले रहे थे, लेकिन स्पेस लेटेस्ट में जो पॉइंट्स होते हैं उन पर अगर हम एटम्स को लगा देंगे, उनकी अरेंजमेंट लगा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, वो बेसिस होंगी और उससे हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू ईच लेटेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज बेसिस विच वैन रिपीटेड इन अ स्पेस फॉर्म अ क्रिस्टल। ये हमारे पास एक स्पेस लेटेस्ट है, ये वाली, ये पॉइंट्स है। तभी मैंने पीछे कहा था कि इनको एटम्स नहीं कहना है, इनको पॉइंट्स कहना है। अब इन पॉइंट्स पर जब हम एडिशन कर देते हैं बेसिस की, ये एटम्स होते हैं, ये सिंगल एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो जब हम इन बेसिस को इस पर लगा देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, क्रिस्टल लेटस होगा, ठीक है। और जो सारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन बेसिस को इन पॉइंट्स पे लगाना कैसे है, लगाएंगे कैसे कि इस पूरे को उठा के इसकी जगह पे, फिर इसको उठा के इसकी जगह पे, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे स्पेस में लगेंगे।
तो एक और सवाल आता है कि अगर इनको उठा के इस पर लगाना तो ये वाले पॉइंट्स किधर जाते हैं, ये एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे आएंगे। तो ये इन दोनों के दरमियान में ऐसे लाई करते हैं, ऐसे बनाने नहीं है आपने ये वाले, लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस अरेंजमेंट को इस तरह से लगाना है कि इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ये वाला आ जाए और एक इसके नीचे, यानी कि ये एग्जैक्टली अगर इसकी हम लोकेशन देखते हैं तो ये वाले पॉइंट्स इनके दरमियान में ऐसे आते हैं। ठीक है, तो सिंपली जब हम स्पेस लेटर्स में एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को लगा देते हैं जो कि हमारे पास बेसिस होती हैं, तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको क्रिस्टल लेटर्स कहते हैं। अब क्या हमारे पास जो बेसिस हैं ये हमारे पास मोनोटॉमिक होती हैं या डायटॉमिक होती हैं। तो ये हमारे पास मोनोटॉमिक भी होती हैं, ये डायटॉमिक भी होती हैं और ये कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। मोनोटॉमिक कब होती हैं, ये इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में ये मोनोटॉमिक होती है, यानी कि दो एटम नहीं होते, सिर्फ सिंगल एटम होते हैं। और जब हम बात करते हैं नॉर्मली वैसे ये बायोटॉमिक होती हैं। और कम्प्लेक्सेस होती हैं ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स में, बायोलॉजिकल मटेरियल्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे कम्प्लेक्स बेसिस यूज़ होती हैं और वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, होपफुली आपको समझ आई होगी अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिमेट्रिक ऑपरेशंस पे, उसमें रोटेशन इन्वर्जन वगैरह आता है, वो हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर हम BCC FCC की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।